जब रिसर्च करते हैं तभी हम कुछ खोज पाते हैं। अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे तो हम कैसे खोज पाएंगे कुछ? कहीं से भी आप कुछ भी बना सकते हो। आज के टाइम पे आइडियाज बड़े हैं, आइडिया जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या क्या होता है, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन मिलता है तो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि कहीं ये इंसान को कुछ गलत ही ना कर दे। वैक्सीन सेफ होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने यहाँ पे कहते हैं छोटी पूंछ वाला बंदर है, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया क्योंकि उसका डीएनए इंसान से बहुत ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, तो जैसा असर उसके ऊपर होगा नियरली वैसा ही असर इंसानों के ऊपर होगा। फर्स्ट थिंग तो ये चाहते हैं अपना एज को बढ़ाना कि 50 से लेकर 90 को कवर करें, क्योंकि उन लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। हाँ, ये ऑलरेडी इंडियंस के ऊपर ट्राई हो चुकी है और इसके ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। ये अगर तुम इतना पैसा लेके खर्च करके वैक्सीन ले रहे हो और तुम्हें नहीं पता है कि वो कितने दिन काम करेगी, अगर वो 1 महीने 2 महीने काम करेगी तो क्या फायदा उसका। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की सबसे नई सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंस वाला। साइंस वाला में हम आपको साइंटिस्ट से मिलवाते हैं, उनकी दुनिया दिखाते हैं और उनसे ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आपको भी समझ में आए। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक रेस लगी हुई है और ऐसा बहुत बार बताया जा चुका है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन इस रेस में सबसे आगे चल रही है। आपने कई बार सुना होगा। तो 20 जुलाई को ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन के फेज 1-2 के क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स पब्लिश किए थे दी लैंसेट में। रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है। और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सफल है और जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएगी। लेकिन इन क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजों को पूरी तरह समझा नहीं गया है। तो इन्हें समझने के लिए हमने ऑक्सफोर्ड के ही एक रिसर्च साइंटिस्ट को अपने पास बुलाया है। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं दूसरी ओर, उनका नाम संजय राठी है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट हैं, लीड बायो इन्फॉर्मेटिशियन कोलेटरल कैंसर की वैक्सीन ट्रायल्स में, और आप ये 2.5 साल से कर रहे हैं। तो डॉक्टर संजय ने ये पहले ही कहा था कि ये पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि ये कैंसर वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए लीड बायो इन्फॉर्मेटिशियन है। इन्हें ऑक्सफोर्ड की जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसके साथ कंफ्यूज ना किया जाए, है ना। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय हमें ये बताइए कि क्या वैक्सीन बनाने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोसेस होता है, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है जो आप देखते आ रहे हैं, उसमें कितना समय, क्या स्टेप्स होते हैं, कितना समय लगता है, कितना पैसा खर्च होता है। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी, तो इनका हमें एक आइडिया दीजिए। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल वैक्सीन की बात करें तो वो काफ़ी डिफरेंट होती है कोविड 19 वाले से। तो जी। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे एक फ़ोटो जो कि वेलकम ट्रस्ट की वेबसाइट से हमने ली है, जिसका हम लिंक भी इस वीडियो में नीचे डाल देंगे। अगर कोई खुद जाके वहाँ पे चेक करना चाहता है सारे प्रोसीजर्स और टाइम्स और जी। कॉस्ट उसकी, तो चेक कर सकता है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ और आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर दिखाऊंगा। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ हम्म। पे, हम्म। तो जो मेरे राइट हैंड साइड में फोटो है, इसमें इन्होंने 5 स्टेप दिखाए हैं कि एक वैक्सीन कैसे बनती है, जो कि जी। वेलकम ट्रस्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये लोग लेते हैं पहले डिस्कवरी रिसर्च। इसमें क्या होता है, सारे जितने भी ग्रुप में, क्योंकि एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, तो वो अपना 2 से 5 साल लेते हैं और नियरली अपने अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं कि हम इस तरह का कुछ वायरस यूज कर सकते हैं इस तरह के वायरस को किल करने के लिए। तो ये जी। लगभग 100 आइडियाज लेके चलते हैं स्टार्टिंग में अपने अपने। उनको एक उसमें ढांचे में या किसी में प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमारे ये 100 आइडियाज हैं। फिर ये सेकंड स्टेज में जाते हैं प्री क्लिनिकल में, जो कि लगभग 2 साल चलता है। इसमें ये टेस्ट करते हैं या तो चूहों पे या बंदरों पे। हम्म। तो बंदरों पे ज़्यादा, क्योंकि बंदरों का और चूहों का इनका डीएनए बहुत मैच करता है इंसान के डीएनए से, नियरली सेम होता है, तो असर भी उन पे नियरली सेम ही होता है दवाइयों का। तो जी। इसलिए उसके लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद इनके पास नियरली 20 बचते हैं वैक्सीन। जो 100 आइडियाज थे इनके पास प्री हाँ, क्लिनिकल उसमें से ट्रायल्स के सिर्फ बाद 20 20। को ही ये टेस्ट कर पाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि कॉस्ट काफी होती है इस चीज की। अच्छा, सिर्फ 20 को टेस्ट करते हैं जो 100 बीस आइडियाज तीस होते को हैं। टेस्ट करते हैं, 100 में से 80 तो इनके लैब में ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा। तो 20 को ही आगे लेके जाते हैं। जी। फिर तीसरी स्टेज में होता है ह्यूमन्स पे ट्रायल, जो थर्ड क्लिनिकल डेवलपमेंट कहते हैं जिसको हम। जी। उसमें 20 में से अब ये जैसे बंदरों से अगर 10 निकले हैं, जनरली 10 तो ले ही लेते हैं कि जो बंदरों या चूहों पे काम कर गए। कई बार सिर्फ 1-2 ही निकलता है, वो डिपेंड करता है ट्रायल टू ट्रायल पे। ठीक बट है। नॉर्मल जो है, एवरेज जो है, वो 10 ऐसे होते हैं जो बंदरों या चूहों पे काम कर जाते हैं। तो उसमें ये सिर्फ थोड़े से लोगों को लेते हैं, लाइक 10-15, सिर्फ 2 डिजिट के नंबर में लोगों को लेते हैं, 1-2 साल उनके ऊपर लगाते हैं और देखते पहला हैं कि ये फेज जो 10, होता है क्लिनिकल ट्रायल्स का उसमें। या पहला फेज जो जिसको हम बोलते हैं, उसमें सिर्फ 10-15 बंदों पे टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि ये वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं, 10 में से कितने काम कर रहे हैं या नहीं। हम्म।
फिर सेकंड स्टेज में उनमें से 10 में से सिर्फ 5 को लेके जाते हैं, नियरली एवरेज, और 2-3 साल लगाते हैं, बट इसमें लोग जो होते हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं, लाइक अप टू 1000। हम्म। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 100 से 1000 के बीच में लगभग लोग लेंगे, 2-3 साल लगाएंगे, 5 वैक्सीन को टेस्ट करेंगे। और जब वहां से भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो एट लास्ट ये जो फाइनल वाला वैक्सीन होते हैं उसको लेके थर्ड फेज में जाते हैं एक को, और वहां पे फिर ये होते हैं लाइक 20-50 हजार या 1 लाख, जितने हो सके मैक्सिमम, जितना इनके पास बजट है उसके हिसाब से, सब कुछ ठीक है। बजट के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है। तो फिर उसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, सब कुछ हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद उस वैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे, गवर्नमेंट के अपनी अपनी सब जगह पे अलग कंट्री का अपना कोई ना कोई सेंटर होता है जो इसको अप्रूव करता है, रेगुलेटरी को, और इवन WHO के पास भी जाना पड़ता है इनको एट लास्ट। फिर उसके बाद होती है मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी। 60% कॉस्ट जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी की होती है, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको ऐसे सेंटर ढूंढने पड़ते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। हाँ। तो वो सेंटर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड होने चाहिए, अलग अलग जगह पे, और उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग डिलीवरी करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कहें तो हम्म। 10 साल और नियरली 500 मिलियन पाउंड्स, हम्म। जिसको अगर हम रुपीज में बोले तो नियरली 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है इसके ऊपर बनाने के लिए। तो औसतन ये एक वैक्सीन में 10 साल करीब लग जाते हैं और 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है खर्च आता है। एक नॉर्मल वैक्सीन बनाने में। ये तो तो आप बता रहे थे कि बजट पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि लेबोरेटरीज के पास ये बजट कहाँ से आता है, ये कौन स्पॉन्सर करता है एक नॉर्मल वैक्सीन के केस में, जिससे ये सारी चीजें शुरू हो पाती हैं? सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कैंसर रिसर्च यूके है, या हेल्थ NHS है, जो कि पूरा एक तरह से सेंट्रल जो हेल्थ केयर सिस्टम इसको जो यहाँ पे होता है हम्म। सब कुछ मैनेज करता है। तो यहाँ के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या जो इसमें बायोलॉजी में रिसर्च करते हैं, वो उनके पास जाते हैं अपना प्रोजेक्ट लेके कि हमारे पास ये आइडिया है, ये वाली बीमारी से बहुत लोग मर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस आइडिया से हम उसके लिए वैक्सीन बना सकते हैं, जो और हमें उसके लेबोरेटरी लिए ग्रुप्स होते हैं वो उनके पास जाते हैं, वो उनके इन पास जाते संस्थाओं हैं के पास। फंडिंग के लिए। ठीक है। तो वो उस फिर वो उनके पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये अच्छा आइडिया है और ये इनका आइडिया काम कर सकता है। इसमें रेपुटेशन भी काम आती है कि साइंटिस्ट का कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों से काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, ऑक्सफोर्ड में काम कर रहा है क्या किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। ठीक है, स्टेटस भी मैटर करता है, हर चीज़ मैटर हम्म। करती है। उसको वो ओवरऑल मिला के और आइडिया को मिला के वो देखते हैं कि ये यहाँ पे खर्च करना चाहिए या नहीं। इट्स लाइक बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे हो सकता है तो उसके ऊपर खर्च करते हैं। पर जैसे कुछ वाली बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर, हम्म। उसके ऊपर तो आप ये लगा लो कि यहाँ का कल्चर है, यहाँ का हर बंदा अपनी तरफ से 2-3 पाउंड, नहीं 60% पॉपुलेशन 2-3 पाउंड हर महीने डोनेट करती है कैंसर रिसर्च और इस तरह की रिसर्च। यूनाइटेड किंगडम में ऐसा कल्चर है। यस, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा कल्चर है कि यहाँ पे रिसर्च के लिए, नियर नॉट कैंसर, मुझे कैंसर का ज़्यादा पता है बट औरों में भी मैंने देखा है, लोग खुले दिल से लाइक डोनेट करते हैं, रिसर्च को बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रिसर्च से ही लाइक तो आगे कंट्री आगे बढ़ेगी कहीं ना कहीं। तभी अपने यहाँ पे युवराज को अगर कैंसर हुआ था तो वो इलाज कराने लंदन आए थे, क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए, इनके पास इलाज है उनके, इन्होंने इतनी रिसर्च की हुई है उसके ऊपर। तो आपको लगता है कि रिसर्च एक जड़ में होती है किसी चीज के ये विकास के लिए? विकास के लिए, तभी जब जब रिसर्च करते हैं तभी हम कुछ खोज पाते हैं। अगर हम रिसर्च ही नहीं करेंगे तो हम कैसे खोज पाएंगे कुछ। तो ये एक अच्छी चीज है जो हम वहां से ये सीख अच्छी चीज सकते हैं। है ये। चलिए अब हम मतलब अब हम कोविड की वैक्सीन का समझ लेते हैं कि ये तो आपने नॉर्मल वैक्सीन का बताया था, अब कोविड की वैक्सीन में क्या स्टेप्स अलग हैं, क्या लोगों को अलग ट्राई किया जा रहा है, कितने डोजेस, और कितना इसमें पैसा अलग है? तो क्या आप हमें वो समझा सकते हैं? ये। तो यहाँ पे फिर से मैं तुम्हें एक फोटो शेयर करना चाहूंगा इसके लिए, ठीक। जिससे कि आपको पता चले। अगर आप ये फोटो देख पाएंगे राइट हैंड साइड में, जी। कोविड की वैक्सीन के लिए जो इन्होंने प्रोसीजर यूज किया है ऑक्सफोर्ड ने, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो डिस्कवरी रिसर्च था जिसमें 100 पोजिशंस लेके चलते थे, उस हम्म। पे 2-5 साल का टाइम नहीं था इनके पास। हम्म। तो इन्होंने जितने इनके पास पहले आइडियाज थे, तो रेयरली कोई नया आइडिया यूज किया गया है, पहले बहुत सारे आइडियाज थे निमोनिया के लिए। निमोनिया जिसको हम कहते हैं अपना बिगड़ा हुआ बुखार अपने हम्म। लोकल हम्म। टर्म में, कि हम्म। बिगड़े हुए बुखार के लिए जो नियरली इन्होंने वैक्सीन पहले बनाए थे ना, उन सबको इकट्ठा कर लिया कि भैया इन्हों को ट्रायल करके देखते हैं कि उनका कितना असर हो सकता है। निमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज
से हाँ, होने वाली क्योंकि वो भी कंडीशन को सेम कहते ही हैं। वही वो हाँ। रेस्पिरेटरी डिसीज में ही आता है, तो इसी वजह से इन्होंने निमोनिया के ही रिलेटेड और इसके अराउंड ही जितने जितने भी वैक्सीन थे उनको लेके चल पड़े। फिर उसके अच्छा। बाद प्री क्लिनिकल में इन्होंने लाइक सिर्फ एक ही मंथ लिया इन्होंने, बहुत सारी चीजें स्टेप्स एक तरह से स्किप कर दिए। और इसमें क्या किया गया कि सारे वैक्सीन कुछ ही सेंटर्स पे भेज दिए गए। इसमें सारा कोलैबोरेशन था, इसमें सिर्फ ऑक्सफोर्ड नहीं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी या यूएस की यूनिवर्सिटी, सब सब लोग नियरली एक ही सेंटर में अपने वैक्सीन भेज रहे हैं वो चिंपैंजीज के ऊपर इलाज करने के, सब मिलके काम कर रहे थे एक तरह से ये लगा लो। तो अच्छा। बहुत फास्ट कर दिया इस प्रोसेस को इन्होंने। तो इन्होंने जितने भी कैंडिडेट भेजे थे उसमें से सिर्फ दो कैंडिडेट इनके बहुत अच्छे निकले, जो चिंपैंजीज के ऊपर इन्होंने वो किए। उसके बारे में लाइक दूसरे इसमें मेन पेपर पे बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा इनका क्लिनिकल डेवलपमेंट था जिसमें फेज 1, 2 और 3 थे। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि 2 और 3 को कंबाइन किया, बट एक्चुअली इन्होंने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया एट लास्ट। ये इनका इनिशियली हाँ। प्लान था, बट हाँ। इन्होंने थोड़ा इसको चेंज कर दिया। इन्होंने 1 और 2 को कंबाइन करके अभी रिजल्ट पब्लिश किए हैं उसके हम्म। ऊपर। 3 हम्म। के रिजल्ट्स अभी इन्होंने दिए नहीं है। हाँ। तो वहां पे अभी इनके 1 और 2 में ये दो ही वैक्सीन को लेके गए हैं वहां पे, और सिर्फ 2 महीने के 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने फर्स्ट और सेकंड फेज का ट्रायल कर लिया था। और अभी इसके बाद जो थर्ड फेज है ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स है वो नियरली 1 साल तक या 6 महीने तो कम से कम तक देखेंगे ये लोग। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। फिर डॉक्टर उसके राठी, बाद मैं ये समझना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे फेज 1 और 2 में भी लोग ही होते हैं और हम्म, फेज 3 में भी कुछ लोग ही होते हैं, तो हम्म, फेज 1 और 2 में कैसे जल्दी नतीजे देख लिए जाते हैं और फेज 3 में क्यों इतना समय दिया जाता है? देखो उसमें क्या होता है कि जब वो कहते हैं ना जल्दबाजी होती है ना तो करना ही पड़ता है, मतलब प्रेशर होता है उस चीज का और पैसा बहुत होता है। हाँ। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे ओवरऑल देखोगे ना, वहां पे था 500 मिलियन, यहाँ हाँ। पे है 3 बिलियन, उससे 6 गुना पैसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, 5,000 करोड़ तो से 6 गुना ज्यादा, मतलब करीब 30,000 करोड़ तीस रुपए। हजार करोड़ का खर्चा। हम्म। ठीक है, जहाँ पे पैसा ज्यादा होता है वहां पे हर चीज फास्ट हो सकती है, ज्यादा बंदे लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि पैरेलली, अब जैसे ये लगा लो हमारे ग्रुप पे हमारे पास 5 बंदे हैं और हम्म। हमारे पास 1000 कैंडिडेट आ रहे हैं, तो हम उनको अल्टरनेट डेज पे बुलाएंगे। ठीक है, कुछ को इस हफ्ते, कुछ को अगले हफ्ते, कुछ को अगले हफ्ते, ऐसे ठीक। करके तब डोजेज देंगे। अगर अच्छा। अगर हमारे पास हमने 5 की जगह 50 बंदे रख लिए तो मे बी हम एक ही दिन में सबको डोज दे देंगे। ठीक है, तो उस तरह से अच्छा, होता है ये चीज। तो तो ऐसे ही फास्ट कर दिया जाता है। वो ऐसे ये फास्ट होती है सारी की सारी प्रोसेस। ठीक। और ऐसे ही जैसे प्री क्लिनिकल में था, जब मंकीज पे इनको टेस्ट करने थे, इन्होंने अपनी खुद की लैब्स को काम देने की बजाय जिन लैब्स के पास ऑलरेडी मंकीज हैं और सब कुछ रेडी है सेटअप, उनको हम्म। पैसा दे के उनसे काम करा लिया कि हम्म। हाँ भाई तुम क्या हमारा ये टेस्ट कर दोगे यहाँ पे, तो ऐसे करके। नहीं, और जैसे ये इसी में देखें, अगर हम सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन में अगर देख लिया जाए, तो फेज 1 और 2 को कम समय दिया जा रहा है फेज 3 बहुत के ही कम। मुकाबले। यप। तो सो फिर तो फेज 3 में क्यों ज्यादा समय दिया जा रहा है, मैं मतलब ये समझना चाहता हूँ। अब फेज 3 का सीन क्या होता है कि अगर आपने एक डोज किसी को कोई इंजेक्शन लगा दिया, अगर उसके हाँ। रिजल्ट्स देखने हैं, पहली हाँ। बात तो उसके रिजल्ट्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। नियरली आपको 2 महीने तो उसके इनिशियल रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, कि उसके ऊपर उसने काम किया है यानी इंजेक्शन है। फिर जी। उसके बाद जो मेन जो सबसे जो टेस्टिंग वाला चीज होता है कि उसको 1 साल तक तुम्हें इसलिए वेट करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज डाल दी जो लड़ेंगी हम्म। कोरोना से, हम्म। बट क्या पता वो कि सिर्फ 1 महीने तक ही लड़े, उसके बाद वो खत्म हो जाए फिर से। ठीक है ना, तो वो हम्म। वैक्सीन पब्लिश करने से पहले उनको वेट करना पड़ेगा लगभग 1 साल तक, ये देखना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज बॉडी में अभी भी काम कर रही है या नहीं कर रही है। जी। ओके, अब मैंने 30,000 का वैक्सीन का इंजेक्शन बेचा है किसी को और वो 1 महीने के बाद काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसका क्या फायदा। हम्म। वो तो उल्टा उल्टा पड़ जाएगा हमारे ऊपर। हम्म। हमें हमें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर हमने तुमने इंजेक्शन दिया है तो ये 6 महीने या 1 साल तक ये तुम्हारी बॉडी को सेफ रखेगा कोरोना से। अच्छा, ठीक है, इसलिए ज्यादा समय लेकर देखा हाँ, तो जाता वो है। वो टाइम उसके लिए होता है। वरना रिजल्ट तो अभी इस वैक्सीन के इन्होंने 7 दिन या 14 दिन के बाद दिखने शुरू हो गए थे। पर हम्म। वो कितनी टाइम तक वो उसको टिकेगा। बचा के रखेगा इंसान को, वो मेन है। ठीक है। हाँ, तो और कुछ इसमें आप बताना चाहेंगे इसमें से? तो इसके बाद अब आते हैं इसके पेपर के ऊपर कि हाँ, इन्होंने पेपर में क्या पब्लिश किया है वही हमें एक्चुअली। समझना था कि फेज 1 और 2 के नतीजे पब्लिश किए हैं लैंसेट में। तो उसे आप हमें समझा दीजिए कि क्या है वो, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है। तो इन्होंने जब अपना शुरू किया था यहाँ पे जनवरी में,
तो इन्होंने डब्ल्यू एच ओ से कंफर्म किया, तो उन्होंने डब्ल्यू ने बताया कि हमारे पास 137 लोग आ चुके हैं जो कि कह रहे हैं कि हम लाइक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जा रहे हैं, मतलब वो चूहों पे या बंदरों पे रिसर्च करने जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। और एक उसमें सौ से सिर्फ सैंतीस प्रतिस्पर्धा, मतलब जो अलग अलग लोग हाँ, हैं, जैसे जो ऑक्सफोर्ड इनके की रिसर्च कंपटीशन ऐसे। था वो 137 था। और अच्छा। 23 ही सिर्फ ऐसे थे जो कि क्लिनिकल में जा रहे थे, इंसानों पे ट्रायल पे जा रहे थे उस टाइम पे जब इन्होंने शुरू किया। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब इनके इन्होंने जैसे ही वो चिंपैंजीज पे, स्पेशली जो रीसस चिंपैंजीज होते हैं ना, मतलब रीसस मंकी होते हैं, अपने यहाँ पे कहते हैं छोटी पूंछ वाला बंदर, हम्म। ठीक है, तो वो अपने एशिया में या अफ्रीका में ही मिलते हैं। हम्म। उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया क्योंकि उसका डीएनए इंसान से बहुत ज्यादा मैच करता है, ठीक है, तो अच्छा। जैसा असर उसके ऊपर होगा नियरली वैसा ही असर इंसानों के ऊपर होगा। तो उसके ऊपर टेस्ट करने के बाद इनकी दो जो वैक्सीन थी वो उभर लाइक उन्होंने काम किया उसके ऊपर, उसको काफी इम्यूनिटी दे दी, उसके ऊपर कोरोना ज्यादा असर नहीं कर पाया। तो ऑक्सफोर्ड के पास ही कई वैक्सीन कैंडिडेट्स के आइडियाज होंगे, उनमें से दो ने तो काम दो किया निकल के आई। प्री तो उनमें क्लिनिकल से ट्रायल्स। जो एक थी वो ये वाली है जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, जिसको नाम है चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टर। हाँ। सो ये एडिनोवायरस जो है, वेक्टर जो है, इसको एक्चुअली पहले भी बहुत बार यूज किया जा चुका है निमोनिया की इलाज के लिए। ठीक है। ओके, सो और ये बहुत सेफ मानी जाती है। तो अगर पहले से तुम्हें पता हो कि भाई ये यूज हो रही है बहुत जगह पे और ये सेफ है, तो उसके साथ जाना और भी सेफ हो जाता है आगे जाके, ठीक है, कि उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे उस चीज के, इसलिए। एक तो ये थी। एडिनोवायरस वेक्टर वो क्या आप हमें जरा सा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि एक वेक्टर वैक्सीन क्या होती है, और इसमें एडिनोवायरस क्या है, जिसके ऊपर क्या करके तो कोविड के एडिनो लिए वायरस वैक्सीन। वेक्टर जो होते हैं ना, ये एक हाँ। वायरस से ही बने होते हैं। हाँ। ओके, और जो कि चिंपैंजीज के ऊपर असर करते हैं मैक्सिमम। चिंपैंजीज के हाँ। इलाज के लिए उनको निमोनिया हो जाए या इसके अंदर शुरू में यूज किए गए थे, फिर ये इंसानों में भी निमोनिया के इलाज के लिए यूज होने लग गए हम्म। लेटर आके। तो ये एक तरह से पहले से इनिशियली फाइंड आउट कि एक तरह से प्रोटीन होता है किसी तरह का हम्म। जो कि उसके इलाज के लिए यूज होता है ठीक है। नियरली पहले। लाइक निमोनिया से इसका ज्यादा रिलेशन था, हम्म। निमोनिया और चिंपैंजीज से, इसलिए इसका नाम चिंपैंजीज एडिनोवायरस वेक्टर के नाम से। आप इसका नाम पढ़ोगे तो CHADOX1, सी हाँ। एच फॉर चिंपैंजीज, AD फॉर एडिनोवायरस, और OX मींस ऑक्सफोर्ड वन वैक्सीन। ओके, अच्छा अच्छा, इसका तो ये इसका ये नॉमिनलेचर पूरा आपने। नाम ये इसी से आता है। तो ठीक है। और एक और इनके पास दूसरी जो दवाई थी इसके कंपटीशन में, वो थी मेनिकोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसको हम बोल सकते हैं MAN-ACWY। ओके, सो मैंने सी डब्ल्यू। ये इनकी वैक्सीन टू थी, आप वैक्सीन टू बोल लीजिए सिंपली। तो ये दो थी, ये दो उससे निकल के आई थी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसको हम बोलते हैं, जो कि हम उस पे करते हैं, बंदरों पे करते हैं। तो इन्होंने हम्म। पिग पे भी किया था, सुअरों पे हम्म। भी किया था इसका, उस पे भी काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। पर जो सबसे मोटिवेशन को जो मिली थी वो इन्हीं से मिली थी जो बंदरों पे किया था, क्योंकि वो बंदर बिल्कुल एग्जैक्टली इंसान जैसा बिहेव करते हैं। हम्म। फिर उसके बाद इन्होंने जब उस पर अच्छे रिजल्ट्स आए, तो न्यूज़ में भी बहुत आया था, आई थिंक वो उस टाइम पे हाँ। कि हाँ। इनका काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर खुशखबरी। उसके हाँ, तो कुछ खबर इसके बाद इन्होंने क्लिनिकल पे गए एक्चुअली, और फेज 1 और फेज 2 को इन्होंने मिक्स कर दिया। तो उसमें इन्होंने लगभग 1077 लोगों को लिया था टोटल मिला के, वन 1077 और टू के मिला, फेज वन और फेज टू साइमल्टेनियसली इन्होंने चालू किया। साइमल्टेनियसली और चला इस रहे थे टोटल लोग। टोटल 1073 लोग थे जी। 1077 77। 1077। ठीक। या तो उसमें से इन्होंने 543 को तो दी वैक्सीन 1, जो हम चिंपैंजी वाली बोल रहे हैं, जो अभी एडिनो वायरस वाली। एडिनो वायरस वाली, जो, और 534 को दी इन्होंने सेकंड वाली, अच्छा। जो MAN-ACWY। और 10 लोगों को इन्होंने यही वैक्सीन डबल डोज में दी। तो दोनों। दो डोज नहीं, पहली वाली जो हमारी मेन पहली वाली वैक्सीन है वैक्सीन डबल डोज में दी 10 डबल लोगों डोज को। में, उसको ठीक। डबल दो डोज डबल कर दी कि देखने के लिए कि उसका असर क्या होगा, और हम उसको दो डोज दे देते हैं तो ठीक है। पेशेंट। ओके, तो फिर इन्होंने जैसे क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए, तो हम्म। कुछ लोगों को इन्होंने पैरासीटामोल भी दिए। इन्होंने डिफाइन किया है कि हमने कुछ लोगों को पैरासीटामोल साथ में दिया है, कि जैसे ही इंजेक्शन लगाते हैं, आप कुछ भी इंजेक्शन लगा लो, हमें बचपन में वो इंजेक्शन लगाते लगाते थे चेचक वगैरह के, उसके बाद बुखार आता था। जी। तो मैक्सिमम जो वैक्सीन जब लगते हैं तो उसके बाद इंसान को बुखार आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल देना अच्छा रहता है। तो इन्होंने भी कुछ लोगों को दी। इन्होंने पहले वैक्सीन में 56 लोगों को दी पैरासीटामोल, और दूसरे वैक्सीन में 57 लोगों को दी,
ठीक है। तो इन्होंने दोनों के रिजल्ट्स दिखाए अपनी तरफ से कि बिना पैरासिटामोल पैरासिटामोल के साथ क्या फर्क सारी पड़ेगा चीजों से करके देख लिया जाता है, और फिर उसमें सब से कुछ। आइडिया ये होता है कि जो बेस्ट काम करेगा उसको हम चुनेंगे। उसको हम चुनेंगे। ठीक है। ठीक है। पर ये पब्लिश हर चीज करते हैं, कुछ छुपा नहीं सकते 1% भी इसके अंदर ना। तो जी। इसमें सब कुछ दिखा है इसके अंदर। तो इन्होंने लैंसेट एक में जो पेपर छपा है। हाँ, तो इन्होंने एक हफ्ते के अंदर दिखाया कि इसके साइड इफेक्ट्स तो क्या क्या होते हैं, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन मिलता है तो सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि कहीं ये इंसान को कुछ गलत ही ना कर दे। तो उसके हाँ। ऊपर क्या क्या असर हो रहा है वो सबसे मेन होता है। वैक्सीन सेफ होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी। असर तो बाद की बात है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पेन हुआ, कुछ को लाइक फैटीग हेडेक वगैरह, मसल खिंचाना, और ये वाले असर काफी लोगों को हुए। लाइक अगर आप पेन की बात करो तो 67% लोगों को हुए। पर इन्होंने देखा कि जिसको पैरासीटामोल दे रहे हैं ना इंजेक्शन देने के बाद, वो सिर्फ 50% लोगों को पेन हो रहा है। तो पेन कम हो रहा है पैरासीटामोल देने के बाद, और अच्छा। फीवर भी कम हो रहा है, और एक तरह से टेंडरनेस हेडेक और मसल है कि ये भी काफी कम हो रहे हैं। तो उन्होंने लगा कि अगर हम जैसे ही वैक्सीन दें तो पैरासीटामोल देने से पेन और ये सब कुछ चीजों में कमी आ रही है हम्म। पहले एक हफ्ते के अंदर। पहले पहले एक एक हफ्ते हफ्ते के के अंदर। बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। फिर क्या होता है तो यही इनके मेनली साइड इफेक्ट्स थे। फिर उन्होंने क्या किया, अपना 14 दिन के बाद इन्होंने उसको टेस्ट करके देखा, हर बंदे को वापस बुलाया, उनको चेक करके देखा कि उनके ऊपर अंदर एंटीबॉडीज बने हैं या नहीं कोरोना के खिलाफ। तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर अच्छे खासे एंटीबॉडीज थे 14 के हम्म। अंदर, और हम्म। काफी लाइक जिसको हम बोलते हैं टी सेल रिस्पॉन्स की बात हो रही थी। हम्म। तो इन्होंने दो क्राइटेरियाज रखे। एक तो सेलुलर रिस्पॉन्स कि हमारी सेल्स कैसे बिहेव करती हैं, जिसको हम साइंस से बोलते हैं, और एक होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स कि हमारा ओवरऑल बॉडी कैसे उसके लिए रिस्पॉन्स करती है। डबल तो प्रोटेक्शन पाया गया इसमें। डबल प्रोटेक्शन टाइप करके कह सकते हो। तो जो 14 दिन के बाद जो इनकी टी सेल थी, जो सेल्स जो थी वो पूरी तरह से लाइक रिस्पॉन्ड कर गए थे, उनके अंदर पूरी तरह से हो गई है। और 28 दिन के बाद तो पूरी बॉडी फुली रिस्पॉन्स करने लग गई थी इसके लिए। ठीक है। तो इनको इनके अंदर मतलब वो इंसान के अंदर वो एंटीबॉडीज बन गई थी। तो इट्स लाइक कि हम अपनी पहली सेना तैयार करके खड़ी कर दें वहां पे, और हम्म। जैसे ही अगर दूसरा अटैक करे तो उसको वो पहले ही मार देगी घुसते ही। तो ये वही अच्छा। वाला काम है। अभी जैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि वो कोरोना हो जाता है, उसके बाद हमारा शरीर उसके लिए खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज स्टेट करना शुरू करता है, बनाना हम्म। शुरू करता है। हम्म। इसकी बजाय इन्होंने क्या किया कि हम वैक्सीन दे देंगे, वो पहले ही अपना तैयार मिलेगा, अगर कुछ भी आया तो उसको तभी खत्म कर देगा। ठीक तो है। वो तो इन्होंने देखा कि 28 दिन के बाद सब कुछ अच्छा दिख रहा था उसके अंदर। और फिर इन्होंने जब डबल डोज पर दूसरी वाली जो वैक्सीन थी, उसका असर इससे नियरली आप कह लो, अगर सीधे सीधे अच्छे नॉर्मल वर्डों में कहे तो हाफ ही था। वो अच्छा। मतलब उस लेवल तक इतने एंटीबॉडीज नहीं बना पाई थी ऑक्सफोर्ड का ही जो दूसरा कैंडिडेट कैंडिडेट साइमल्टेनियस था। लगभग हाँ, 500 लोगों को ट्रायल में दिया गया था, वो दिया गया। आधा असर दिखा रहा था इसके आधा मुकाबले असर में। दिखा रहा था, ये लगा लो वो जी। थोड़ा बहुत असर दिखा रहा था, बट उतने लेवल का नहीं जितना ये दिखा रहा था। इसलिए इन्होंने इसी को, क्योंकि लास्ट वाले फेज में हम थर्ड फेज में सिर्फ एक ही कैंडिडेट को लेके जाते अच्छा, हैं। तो अब इसको लेके जाएंगे जो अच्छा असर हाँ, दिखा रही है, इसको थर्ड जिसका फेज में। अच्छा दृष्टि दिखा। तो अभी इन्होंने जैसे 3 जगह पे अपने ट्रायल शुरू किए हैं, ब्राजील, यूके में ही तो है ही, और एक साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में। ब्राजील में 5,000 लोगों के ऊपर, यूके में 14,000 लोगों के ऊपर, और साउथ अफ्रीका में नियरली 80,000 लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये ट्रायल करेंगे। और वो फेज डिसाइड करेगा। ओके, क्योंकि ये रिजल्ट्स जो हैं इनके, इन्होंने खुद ही बताया कि हमारे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। हम्म। पहला क्या वो कि लिमिटेशंस हैं, उनकी बहुत कम चर्चा हुई है। हाँ, तो तो लिमिटेशंस हर चीज, जब भी कोई हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जल्दबाजी में काम करोगे उसमें कुछ ना कमी कमी रह ही जाएगी। जी। ठीक है। तो वो होता ही है, हर कहीं पे भी आप लेके जाओगे उसको। तो पहला तो कि फॉलो अप टाइम बहुत कम था। इन्होंने पेशेंट्स को सिर्फ 56 दिन तक चेक किया कि 56 दिन तक उनके अंदर वो एंटीबॉडीज हैं या नहीं। उसके बाद इनको नहीं पता, क्या पता 70 दिन के बाद वो एंटीबॉडीज खत्म हो गए। तो ये भी हो सकता है कि आपको इंजेक्शन लगा और 2 महीने तक तो आप कोरोना से सेफ हो, और 2 महीने बाद वो काम करना बंद हो गया, क्योंकि ये वो एक एंटीबॉडी। संभावना है। हाँ, क्योंकि इस तरह से वो लाइक वो दूसरी तरफ से किसी ने हमला ही नहीं किया तो आर्मी वापस जाके बैठ गई कहीं पे उल्टा। तो वो हम्म। वो वाला सीन हो गया। हम्म। और तो अभी जो इनका आगे वही है कि इनको अभी जो है तीसरा फेज जो होगा उसमें ट्रायल जो है वो 1-1 साल तक जाएंगे, वो देखेंगे लंबे टाइम तक उसको। और फिर दूसरा था कि इनके जो सिर्फ 10 ही लोग थे जो जिनको डबल डोज दिया गया। डबल डोज वालों के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे, 100%। जो सिंगल डोज वालों के थे उनके 91% रिजल्ट अच्छे थे, मतलब 91% लोगों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया था एंटीबॉडीज में। 9% में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था कहीं ना कहीं।
तो बट जो जो 10 लोगों को दिया गया था उनमें जब डबल डोज दिया गया तो सबके सब में अच्छा ग्रोथ आया था एंटीबॉडीज में। तो इसलिए उसको अच्छा माना जा रहा था डबल डोज को। पर उसके अब सिर्फ 10 लोगों पे टेस्ट हुआ है, तो इसलिए अभी ये जो थर्ड फेज होगा उसमें बहुत ज्यादा लोगों को डबल डोज दिया जाएगा। अच्छा, तो उससे पता चलेगा डबल डोज के हाँ। बारे में। और तीसरा स्टेप था कि ये सिंगल ब्लाइंड था। सिंगल ब्लाइंड मतलब कि पेशेंट को नहीं पता है उसको कौन सी वैक्सीन दी जा रही है दोनों में से, पर डॉक्टर को पता है। ठीक है। तो लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कई बार कि डॉक्टर में भी अच्छे लोगों को ये वाला वैक्सीन दे रहा है, थोड़े से जो खराब लग रहे हैं उनको वो वाला दे रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं, बायस्ड भी हो सकते हैं एक तरीके से, मतलब बस अपना कम ही, क्योंकि पेशेंट्स को तो नहीं पता था कि उनको क्या मिल रहा पेशेंट्स है। को नहीं और पता। इन्होंने भी अपनी तरफ से ट्राई किया है कि कंप्यूटर ही उनको असाइन करे कि कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं उनके पास इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, डॉक्टर्स के पास, कि और इस कौन चीज से को वो को लोग कौन से। उनने एक्सेप्ट किया है। हाँ। ठीक है। तो मे भी क्या पता डॉक्टर उसकी ज्यादा केयर कर रहा हो जिसकी जिसके पास जिसको ये वाला वैक्सीन दिया गया है, ऐसे करके। तो वो वाला सीन आ जाता है, मतलब मे भी उन्होंने ना ही किया हो कुछ भी, पर लोग सवाल उठा सकते हैं इसके ऊपर सवाल कि उठा। सिंगल ब्लाइंड है। तो अभी जो थर्ड वाला होगा वो डबल ब्लाइंड होगा, ना डॉक्टर को पता ना पेशेंट को पता कि उसको कौन सी दवाई दी जा रही है। अच्छा, तो अगर सिर्फ पेशेंट को नहीं पता है तो इसे कहते हैं सिंगल ब्लाइंड, और सिंगल पेशेंट ब्लाइंड, और डॉक्टर दोनों को नहीं पता है कि किसको क्या दिया गया है, ये डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड हो गया। ठीक है। तो अभी और इसका चौथा जो इन्होंने लिमिटेशन लिखा है वो है कि मोस्टली जो है वाइट और हेल्दी पीपल लिए गए हैं इसके अंदर। 18 से 55 की एज के लोग लिए थे इन्होंने, और मोस्टली हेल्दी थे। ओके। तो टोटली जिनको पहले कोई कोरोना नहीं है वो हम्म। वाले लोग लिए गए थे। हम्म। तो अब फर्स्ट थिंग तो ये चाहते हैं अपना एज को बढ़ाना, कि 50 से लेकर 90 को कवर करें, क्योंकि उन लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। यहाँ पे हम्म। सिर्फ 18 से 55 की एज के लोग थे इस ट्रायल में। हम्म। तो उन लोगों के ऊपर टेस्ट करना बहुत जरूरी है जो ज़्यादा मर रहे हैं, जिनको जो काफ़ी ओल्ड है। हम्म। और दूसरा, पॉपुलेशन थी वो जो मोस्टली जो कैंडिडेट थे वो वाइट पीपल थे। तो अपने एशिया में कितना काम करेगा या अफ्रीका में कितना काम करेगा इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर तरह के स्पीसीज के अलग जीन्स होते हैं, वो हम्म। अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो इसके चांसेस बहुत होते हैं कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो वहाँ पे काम ना करें। हम ये तो देख ही रहे हैं कि जो डेथ रेट्स हैं वो अलग अलग हैं हर देश अलग की, अलग है। मतलब अलग अलग स्पीशी, मतलब अलग अलग जीन्स के हिसाब से अलग अलग डेथ हम रेट्स, तो वैक्सीन में भी ये संभावना है कि वो अलग अलग तरीके से असर करेगी। असर करेगी। तो तभी थर्ड फेज में ये बात इसलिए क्या ये कहा जाता है कि जो थर्ड फेज है उसके बाद ही ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है वो अप्रूवल देगी, जैसे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है एस्ट्राजेनेका के साथ जो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन बनाएगी। तो वो यहाँ पे थर्ड फेज के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया में उस वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल्स शुरू किए जाएं, तभी उसके बाद, इसलिए अप्रूवल के लिए वो चाहिए होता है। तो हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट को कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन्होंने, क्योंकि जैसे हमने स्टेप्स में दिखाया था कि इन्होंने इसको फास्ट करने के लिए ये स्टेप स्टार्ट में ही शुरू कर दिया। अदरवाइज ये लोग वैक्सीन वैक्सीन बना लेते हैं, उसके बाद उसके लिए सेंटर वेंटर सेटअप करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। इस टाइम हम्म। पे इन्होंने तो स्टार्ट में जब कुछ लोग ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ऑलरेडी कॉन्टेक्ट कर चुके थे इंडस्ट्री से कि अगर हमारे पास कुछ भी बन गया तो तुम अगले दिन से उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना अपने यहाँ पे, अगर इसके रिजल्ट अच्छे आए तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में इसका वन ऑफ सेंटर है। तो वो, और उससे क्या फायदा होगा, वो लोग क्यों चाहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की, अगर इसके ट्रायल इंडियंस पे हुए तो जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हम्म। हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा दवाई के ऊपर, हाँ कि ये ऑलरेडी इंडियंस के ऊपर ट्राई हो चुकी है और इसके हम्म। ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। सिर्फ यहाँ के रिजल्ट्स के बेस पे हम इंडियंस को ये वैक्सीन दे देंगे तो ये फेयर नहीं होगा बिल्कुल भी। हम्म। और अभी हम लोग बहुत इसके लिए आशावादी हैं कि भाई ये बहुत जल्दी आ जाएगा, और यूनिवर्सिटी पे भी बहुत प्रेशर है कि इसको जल्दी से निकालें। पर अगर आप मान के चलें थर्ड फेज है, तो आप इसको, इन्होंने खुद ही लिखा है कि 8 महीने या 6 महीने तो आप कम से कम लेके चलें। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो मैं देख रहा हूं, तो अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर का कह दिया जा रहा है कि आ ही जाएगी। बस, और कोवैक्सीन जो इंडिया की वैक्सीन है, जैसे भारत बायोटेक बना रहे, तो वो तो 15 अगस्त लॉन्च करने की बात कर रहे थे, जिसकी फिर बहुत आलोचना भी हुई। तो तो क्या ये जल्दबाजी के नुकसान हो सकते हैं? आपने काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बहुत बहुत मुझे लगता है कि बहुत खराब भी नुकसान हो सकते हैं। अब जैसे मेरे को ना, अब कैंसर का ही मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कैंसर क्या जी। ही होता है, हमारी जो सेल होती है, लगा लो उसको 10 1000 नई सेल बनानी है रोज हमारे किसी ऑर्गन को। अगर उसने 1000 की बजाय 10,000 बनानी शुरू कर दी तो वो इतना फोड़ा सा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अगर उसने 1000 की बजाय 100 बनानी शुरू कर दी तो वो खड्डा सा हो जाएगा, वहां पे कैंसर हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा कुछ उसके साथ गलत हुआ नहीं कि उसने हम्म। उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देना और वो कैंसर हो जाएगा, वो वाला सीन है।
तो ये वैक्सीन का भी वही होता है, ये जाके कहीं ना कहीं तुम्हारे किसी जीन के ऊपर अटैक करती हैं, हम्म। उसको बढ़ाती हैं, घटाती हैं या कुछ और करती है। जैसे ये वाले इम्यून के जीन्स को बढ़ाने का काम करेंगे, एंटीबॉडीज को। हम्म। तो अगर ये वैक्सीन सही डायरेक्शन में नहीं गई और उसकी बॉडी के हिसाब से नहीं हुई, तो ये वही काम कर सकती है कि तुम्हें ये लगे कि भाई ये बहुत जल्दबाजी में बन गई है, तो मे भी ये तुम्हें कोरोना से बचा ले, पर तुम्हें कैंसर दे दे, क्योंकि उसने किस जो तू जीन को तुम टारगेट कर रहे थे उसको तो किया ही किया, साइड वाले को भी कर दिया एक और को। तो वो वाला इफेक्ट भी हो सकता है। तो जल्दबाजी कभी भी वैक्सीन में अच्छी होती ही नहीं है। और मेन बात उसका असर, कि अगर तुम इतना पैसा लेके खर्च करके वैक्सीन ले रहे हो और तुम्हें नहीं पता है कि वो कितने दिन काम करेगी, अगर वो 1 महीने 2 महीने काम करेगी तो क्या फायदा उसका। अगर ट्रायल्स में ये दिखाएंगे कि भाई हमने 6 महीने तक तो उसको टेस्ट किया बंदे को और 6 महीने तक उसका असर रहा है, तभी तो तुम्हें उसके ऊपर विश्वास आएगा ना। हम्म। अगर वो 6 महीने तक उन्होंने ट्रायल ही नहीं किया है, उनको ही नहीं पता है कि ये कितने महीने तक काम करेगी, तो तुम्हें उसके ऊपर कितना इसका कितना विश्वास कैसे होगा। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तो है कि अपना शरीर जो कर सकता है वो और कोई चीज नहीं कर सकती। अगर तो वो खुद अगर कर मान सकता। लीजिए लॉन्च हो भी जाती है अक्टूबर नवंबर तक, तो आप क्या सलाह देंगे कि हमें झपट के तुरंत वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? अगर आप स्वस्थ हो और हाँ। आपको कोई किडनी या ये लगा लो आपके फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं है, तो आपको इसके लिए भागना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि खतरा हो जो सकता भी है। स्टार्ट में चीजें आती है उसमें काफी डिफेक्ट्स होते हैं। मैं हम ऑब्वियसली कंफर्म ही नहीं कर सकते कि काफी डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ कमियां तो इन्होंने खुद गिनाई हैं अपने पेपर में। ठीक है। हम्म। तो और पर जब अगर आपके घर में जैसे कोई बड़ा है, लाइक ओल्ड एज है और उसको पहले से कुछ बीमारियां हैं, तो फिर उसके लिए है कि आप उसके लिए वैक्सीन के लिए जाओ, ताकि उनको खतरा कम हो जाए। क्योंकि उसमें फिर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी रिस्क में है, तो आप यहाँ पे थोड़ा और रिस्क लेके इसका वैक्सीन का उसको सेव कर सकते हो। तो बट कम आप रिस्क लेने वाली बात होगी ये। हाँ, तो हम्म। आपको कैलकुलेट करना है कि आपको हाँ। वैक्सीन वाला रिस्क लेना है या आपको वैसे कोरोना वाला रिस्क लेना है। बट आपको पता है कि आपको उनको बंदे को घर पे रख सकते हो, सेफ रख सकते हो कोरोना से, पूरे एक अच्छे इन्वायरमेंट में, कि उनके केसेस वगैरह से। तो फिर आप क्यों क्यों जा रहे हो इसके लिए, सबसे मेन बात है। और कहीं ना कहीं एक लेवल पे अभी जैसे इतना फैल चुका है, अभी इंडिया में इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो और 2-3 महीने में वैसे ही कुछ ना कुछ हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी कि मैक्सिमम लोगों में इसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगे, तो वो इतना स्प्रेड होना कम हो जाएगा, जहां तक मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर। अच्छा, आप मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं और आप हम्म। लीड बायो इन्फॉर्मेटिशियन है करीब 2.5 साल से कैंसर की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। Yes. तो क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि इसमें आपका एग्जैक्टली काम होता क्या है, मतलब आप क्या देखते हैं? जैसे अभी यहाँ पे टीम है हमारी, उसमें नियरली 22 लोग काम करते हैं, जिसमें 7 बड़े प्रोफेसर हैं, हम्म। जो कि डिफरेंट 7 यूनिवर्सिटीज से आते हैं, ऑक्सफोर्ड की, साउथहैम्पटन की, या लगा लो अब लंदन की एक आईसीएल है वहाँ से। तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशंस में ही बनते हैं वैक्सीन, एक एक लैब बड़ी मुश्किल से ही बना पाती है इसको। तो वो सब लोग क्या करते हैं, हमारी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कुछ हम्म। लोग होंगे जो कि आइडियाज लाएंगे वैक्सीन्स के, पुराने वैक्सीन्स के बेस पे। कुछ लोग होंगे उसके बाद जो एक्चुअली मरीजों को लेके आएंगे या लोगों को लेके आएंगे, उनको इंजेक्शन विंजेक्शन देंगे, वो हॉस्पिटल करता है वो सारा काम। और वो सैंपल भी वही लेते हैं और वो सैंपल लेके लैब से भेजते हैं। फिर एक लैब होती है जिसके अंदर सारे सैंपल टेस्ट वेस्ट होते हैं। फिर हम्म। एक लैब होती है लाइक चूहों पे या बंदरों पे टेस्ट करने के लिए। जब वो डाटा कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फिर ये इंसानों वाला कुछ डाटा प्रोड्यूस होता है। तो हमारा काम जो है, ये आज के टाइम पे मशीन लर्निंग एआई आप सुनते हो, हाँ। तो आज के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसके अंदर। हम्म। हमारा काम है उन सारी चीज़ों को, ये मशीन लर्निंग एआई को यूज करके ये देखना कि हमारे जो जीन्स, हमारी बॉडी में लगभग 20,000 जीन्स हैं। हम्म। तो जब उसको दवाई दी गई तो उन जीन्स ने क्या किया, वो ऊपर गए नीचे गए, उनके साथ हुआ क्या आखिर। हम्म। ओके। तो अब जैसे 2 तरह के लोग आते हैं, एक जिनके ऊपर जो स्वस्थ थे, एक जो बीमार थे कैंसर के। एक हम्म। तो हमेशा जब भी ये वैक्सीन का चीज जाता है, तो लाइक 50 लोग ऐसे लिए जो स्वस्थ है, जिनको कैंसर नहीं है, 50 जिनको कैंसर है। हम्म। फिर हम ये देख लेंगे कि कौन से वाले के जीनों के ऊपर उसने क्या असर किया दवाई ने। हम्म। तो उसके बेस पे वो सारी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे उन प्रोफेसर्स को। हम्म। फिर उनको अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे, हाँ भाई इस दवाई ने ये काम किया था इसके ऊपर, किसी के जीन ऊपर गए नीचे गए, तो इसकी दवाई के अंदर हम अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए तो बहुत सही है। अगर अगर रिजल्ट्स नहीं अच्छे आए, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस दवाई ने ना इस चीज के ऊपर काम नहीं किया, तो इस वजह से ये नहीं कर रही। तो फिर उसका वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बनाएंगे, दूसरी वाली, कि हाँ भाई इस चीज को टारगेट में देखिए, ये जीन्स हम टारगेट कर रहे हैं, अभी इसका ये मॉडिफिकेशन बनाओ और फिर इसको टेस्ट करो।
तो ये प्रोसीजर ऐसा, तो हमारा काम जो होता है वो जितना सारा डाटा वो इधर उधर इकट्ठा करके हमारे पास भेज देते हैं, और हमें उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्या क्या उसमें अलग सा हो रहा है, क्या हम्म। अलग सा डिफरेंट दिख रहा है, वो उनको डेटा तो आ देना रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या निकल रहा है है, क्या ये। मतलब ना कर रहा है एक तरह से। तो डेटा साइंस में से जुड़ा, इसका स्पेशलाइजेशन से जुड़ा अपना स्पेशलाइजेशन काम है, इस पूरे तो हिस्से में वही क्लियर। अपने, जब हम ये बिजनेस वाले डाटाज को एनालाइज करते हैं तो हम उसको डाटा साइंटिस्ट कह देते हैं। जब यही काम आप इनके लिए करने लग जाओ बायोलॉजिस्ट के लिए, तो इसको बायो इन्फॉर्मेटिशियन कह देते हैं, बायो अच्छा। प्लस इन्फॉर्मेटिक्स एक तरह अच्छा, से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो अच्छा। के। हाँ। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं, कैसे आप कहाँ से हैं, इंडिया में कहाँ से हैं, आपने कहाँ से इंडिया पढ़ाई की, में कॉलेज कहाँ से, फिर वहाँ आप कैसे आप वहाँ बन गए, आप पूरी जर्नी के बारे में बता सकते हैं, ताकि एक करियर गाइडेंस मिल सके लोगों को, कि वो भी इस तरीके से सोच सकें कि अगर उन्हें कुछ ऐसा करना है तो वो क्या कर सकते हैं। इंडिया में मैं हूँ, रोहतक में एक गांव है चांदी, जिसको हम गांव। लाइक, हाँ गांव है हमारा, चिड़ी चांदी बोलते हैं उसको एक तरह से। रोहतक के पास, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, हरियाणा की रोहतक डिस्ट्रिक्ट के लगा लो 15-20 किलोमीटर बाहर जाके है चिड़ी चांदी, ठीक। जिसको हम लाइक चांदी हमारा गांव है, मतलब अपना सोना चांदी वाला चांदी। हाँ। तो उसके अंदर वहीं पे जैसे स्टार स्कूल के, सरकारी स्कूल था, फिर एक हमारा वहाँ का जनता हाई स्कूल था, उसमें पढ़े इनिशियली 10th क्लास तक। फिर उसके बाद रोहतक डिस्ट्रिक्ट के ही वेस्ट पब्लिक स्कूल था, सीबीएसई बोर्ड लेना था क्योंकि सब कहते थे सीबीएसई बोर्ड अच्छा होता है, तो उसमें गए। तो और वहाँ पे लाइक जैसे ऐसा था कि मेरिट आए आपकी 10th में तो वो लोग, और आप गरीब उससे हो, किसान विसान के उससे हो, मेरे पापा फार्मर है, छोटे से फार्मर है, तो वो आपको आधी फीस माफ कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे गए। फिर उसके अच्छा। बाद वहाँ से, जैसे थोड़ी गांव वालों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं होती थी बीटेक बिल्कुल बीटेक के बारे बिल्कुल में। तो बट बिल्कुल। वहाँ पे जो दोस्त बने शहर वाले, उन्होंने बताया कि बीटेक नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो एक दोस्त था मेरा बहुत अच्छा, मोहित खन्ना, उसने ही मेरा फॉर्म भरा पूरा, लाइक बहुत हेल्प की। आपको और कोई उसमें अंदाजा नहीं था। हमें कोई अंदाजा नहीं था, हमें नहीं पता इंजीनियर, हमारा तो ये होता था कि भाई अपना कुछ कर लेंगे, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, और कहीं पे सरकारी नौकरी लग गई तो बस जिंदगी सफल, फिर कुछ चाहिए ही नहीं। कहीं नौक शादी भी हो जाएगी उसके बाद, तो सरकारी नौकरी लगने के बाद तो हाँ। किसानी नहीं करनी पड़ेगी। तो मेन यही था। फिर उसके बाद बीटेक करने चले गए, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक की। तो फिर प्राइवेट कॉलेज का आपको पता हाल है ही। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज से करते करते ना गेट पास हो गया, गेट का एग्जाम होता है जो कि जिससे बाद आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है अगर हम बैचलर्स के मास्टर्स बाद करते जो हैं। इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड हाँ टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग, गेट। तो हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में था, बैचलर्स के बाद गेट अच्छा। एग्जाम हो गया। तो स्कॉलरशिप मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई तो मास्टर्स के लिए चले गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। फिर हम कैंपस में पहुंच गए प्राइवेट कॉलेज से। फिर वहां से फिर से गेट क्वालिफाई किए फिर से, और उसके बेस पे आईआईटी के लिए इंटरव्यूज दिए। तो आईआईटीज में, फिर आईआईटी मंडी में हमारा 2013 में आईआईटी मंडी में एडमिशन हुआ था पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए। हाँ, तो वहाँ पे फिर नियरली 4 साल में, 4 साल से पहले ही पीएचडी खत्म कर लिए। वैसे आईआईटी में 5-6 साल लगाते, पर अपना गाइड बहुत अच्छा था, जो रेयर होता है इंडिया में, बट अपने वाला बहुत सही था। तो और तो जब कितना थीसिस समय लगा आपको पीएचडी में। 3.25 साल लगा लो आप। और ठीक है। थीसिस लिखना भी स्टार्ट एक्चुअली इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि जनरली लोग पीएचडी वीएचडी करके फिर जॉब ढूंढते हैं। हम्म। हमने तो पीएचडी लिखना स्टार्ट भी नहीं किया था, तभी यहाँ पे इंटरव्यू दे दिया ऐसे ही ऑक्सफोर्ड में। और यहाँ के पीआई को बहुत सही लगा, वो बोला कि तुम आ जाओ, पीएचडी वीएचडी अपनी करते रहना, लिखते रहना, बाद में हो जाएगा वो सब कुछ, तो तुम आ जाओ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जॉब पहले शुरू कर दी थी, हमारी पीएचडी उसके 5-6 महीने बाद हुई है वहाँ पे आईआईटी मंडी में। अच्छा। तो थोड़ा जल्दबाजी में ही सब कुछ कर दिया यहाँ पे। फिर उसके ठीक बाद है। यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, तो इनिशियली पोस्ट हो, फिर ये रिसर्च साइंटिस्ट वाली उसमें चले गए। ये ऑक्सफोर्ड आ गए आप वहां से। आप ऑक्सफोर्ड पे ही। ठीक ठीक है। है, तो अभी यहाँ पे एज ए रिसर्च साइंटिस्ट शुरू कर दिया है काम। तो बस, और अभी शायद कुछ महीनों में कैम्ब्रिज जाने, 2-3 महीने बाद कैम्ब्रिज जाने का प्लान है। अच्छा, यहाँ से फिर आप कैम्ब्रिज जाने की हाँ। सोच रहे हैं। चलिए, बढ़िया है। शुभकामनाएं आपको। और आप कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं क्या। आपको कुछ फिल्में अच्छी लगती हैं, कुछ किताबें अच्छी लगती हैं, साइंस से जुड़ी, आपकी फील्ड से जुड़ी। अगर आप मेरे YouTube पे जाओगे तो मैंने 7 ही चैनल शायद सब्सक्राइब कर रखे हैं, उसमें से पहला तो आपका ही है। ठीक है, आप अच्छा। लोग जो सिंपल लैंग्वेज में न्यूज़ देते हो, सुबह उठ के लाइक चाहते चाय पीते वक्त सबसे पहले वही होता है कि कौन से आप लोगों ने वीडियो डाले, क्योंकि तब तक आप लोग डाल देते थे, हमारी सुबह जब होती है तो हम्म। 4.5 घंटे का फर्क है। तो तब तक वो सबसे पहले वही, उसमें सब आ जाता है कि इंडिया में चल क्या रहा है,
सारी न्यूज आ जाती हैं और बहुत इजीली, मतलब तुम्हें ना वो किसी उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना पड़ेगा। ये ठीक तो है अब जैस मैं आपसे फिल्मों के रिकमेंडेशन मांग रहा हूँ। हमारे दर्शक कहेंगे कि इनने पहले से मांडवाली कर ली है कि जब रिकमेंडेशन मांगे जाए तो तुम लंदन टॉप रिकमेंड कर देना। नहीं, आप वो देख सकते हो मेरे यूट्यूब पे जाके, पहला लंदन टॉप ही है। ठीक है, अच्छा। और वही है, और मूवीज जो है लाइक मैक्सिमम वेब सीरीज देखते हैं जो हम्म। नेटफ्लिक्स पे आती हैं। नेटफ्लिक्स का वो ले रखा है, तो नेटफ्लिक्स पे जितनी भी मूवीज आती है मैक्सिमम सभी देख रखी हैं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ का सबसे मेन है कि लाइफ का और वर्क का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। सैटरडे संडे यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, लाइक हमारे डिपार्टमेंट चाहे आग लग के खत्म हो जाए कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। हम्म। सैटरडे संडे मतलब अपनी जिंदगी, हम्म। उसमें सिर्फ अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। तो हम उसी पे रहते हैं। पर इतना वहाँ पे फिल्में सैटरडे संडे को देखते हैं, पर गर्मियाँ हमारी जाती हैं क्रिकेट खेलने में, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट से बेहतर फैसिलिटीज कहीं नहीं है। यहाँ के लोकल अपने ग्राउंड भी जो होते हैं अपने इंटरनेशनल जैसे होते हैं, तो हम्म। मजा आता है वहाँ पे जाके आपको खेलने क्रिकेट में। खेलना पसंद है? हाँ, हम यहाँ पे ऑफिशियल लीग भी खेलते हैं, काफी लोग हैं अपने दोस्त हैं यहाँ पे, अच्छा। तो वो भी। और यहाँ पे मिल जाते हैं अपने जैसे लोग कुछ ना कुछ करने के लिए। चलिए। पर पर मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर लाइक कि साइंस में है जो रिसर्च में है वो हम्म। बहुत ही एक तरह से ये लगा लो आपको। अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है, खासकर गांव में एक होता है मेंटेलिटी कि हाँ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कहीं सरकारी नौकरी ढूंढ लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खुशी जिंदगी। अगर तुम इस पे सेटल हो जाओगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग होना चाहिए कि हाँ भाई हम पीएचडी करेंगे, मतलब टाइम लगेगा, पर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें जो जो चीजें देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, वो तुम कैसे नॉर्मल लाइफ में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रोथ अभी जैसे माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। जैसे अभी हम 29 के हुए हैं, तो लाइक अब हमारे गांव के हिसाब से तो हमारी लाइक शादी की उम्र चली गई है उनके हिसाब से तो। हम्म। ठीक है, पर हमें लगता है कि हमने जो नहीं की शादी या कुछ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो वो अभी उसका एक काफी फ्रूटफुल हुआ है एक तरह पे जाके। जितनी चीजें हम यहाँ पे देख पाए हैं अलग अलग जगह पे कि लोग क्या क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, साइंस कहाँ पहुंच गई है। और अगर हम उसी गांव में रह जाते या उसी एरिया में रह जाते तो हम बहुत कुछ मिस कर देते एक तरह से। डॉक्टर राठी, ये बताइए कि क्या गांव में रहकर या अपने छोटे से शहर में रहकर साइंस में तरक्की कर पाना संभव है? जैसे कि। हाँ, मुझे मुझे लगता है कि आज के टाइम पे, क्योंकि कहीं से भी आप कुछ भी बना सकते हो। आज के टाइम पे आइडियाज बड़े हैं, आइडिया जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है कहीं से भी। पर कुछ चीज़ों में लिमिटेशन आ जाती हैं जहाँ पे कि तुम्हें सरकार की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये वैक्सीन का ही आप लगा लो, हम्म। अगर इतना पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे ही बना लेंगे हम लोग, कैसे तो इतने लोगों को बुला के लाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई तुम ये करो, और इतना सारा इसको मैन्युफैक्चर और ये सब स्टेप्स के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो इन चीज़ों के ऊपर नहीं, बट लाइक कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पैसा नहीं सिर्फ दिमाग लगता है। ठीक है, तो आप क्या वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में आती हैं सरकार के लेवल पे, इंडिया और यूके में, वहाँ के कल्चर में, कि जो हम इजीली वहाँ की चीजें, कुछ अच्छी चीजें जो हैं अपना सकते हैं, जिससे हमारा फायदा हो सकता है? जैसे मेरा ना थोड़ा सा, अगर आप, मैंने सभी चीज़ें देखी हैं, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आईआईटी। हम्म। हमारे आईआईटी कहीं ना कहीं काफ़ी इस हद तक हैं। ओके, वहाँ पे 60% लोग हैं जो बहुत क्वालिटी वर्क करते हैं। ओके, बट अगर आप उससे नीचे चले जाओ यूनिवर्सिटीज़ पे या किसी और पे, हम्म। तो सरकार को ये कहना चाहिए अपने प्रोफेसर्स को या साइंट उनको कि अब अपने यहाँ पे क्या होता है, पेपर छापने होते हैं पीएचडी करने के लिए, कि 3 पेपर छापो, कहीं छापो किसी भी रद्दी जर्नल में कहीं पे भी, और पीएचडी ले लो। ऐसे टाइप का ये वाला एटीट्यूड होता है। उनको ये बोलो, यहाँ पे क्या देखा है मैंने कि पीएचडी में सिर्फ एक पेपर छापते थे, पीएचडी खत्म होने वाली होती है, पर वो होता है नेचर और ये लैंडसेट ऐसे वाले जर्नल्स में। क्वालिटी ओके, वर्क। क्वालिटी वर्क। तो अपने यहाँ पे भी अपने, और अपने यहाँ के टीचर्स का, लाइक अपने यहाँ के प्रोफेसर्स का ये माइंडसेट है कि मेरे को 10 पेपर चाहिए तुमसे पीएचडी खत्म होने से पहले। उनका ये नहीं है कि मेरे को तुमसे एक अच्छा चाहिए। तो हम्म। उनके ऊपर सरकार को कुछ नीतियां बनानी चाहिए कि आपका बच्चा पीएचडी करते वक्त सिर्फ चाहे एक छापे, बट इस लेवल के जर्नल में इनका एक इंडेक्स फैक्टर होता है या इम्पैक्ट फैक्टर होता है, इस इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में एक पेपर छापे, तब आप उसको उसको पीएचडी दोगे। तो ठीक है, नेचर, लैंडसेट, साइंस, ये सब या कुछ बस लाइक कुछ अच्छे इम्पैक्ट। अच्छा, बस लाइक हाँ। इतने भी लेवल का नहीं तो कुछ अच्छे लेवल का, हम्म। यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक लेवल सेट कर दें, किस लेवल का। और हमें 10 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए। ठीक है,
तो अगर उसको एक चाहिए होगा तो वो अच्छा काम करेगा, और फिर उसके ऊपर प्रेशर भी आएगा बंदे के ऊपर कि हाँ मेरे को ये एक अच्छा काम करना है, और ये क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे। तो कुछ अपने यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया ना, यहाँ के प्रोफेसर ऐसे होते हैं, तुम्हें ऐसे मानते हैं तुम्हारा दोस्त, हम्म। कलीग, हम्म। कलीग की तरह बिहेव करते हैं। हम उन्हें सर मैडम नहीं बोलते, नाम लेके बोलते हैं हमेशा शुरू से। थोड़ा अजीब जी। लगता है। अपने यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स को बहुत जगह पे एज ए वो माना जाता है कि एक फ्री का सर्वेंट मिल गया, इसको जो बोलोगे वो करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि इसको पीएचडी चाहिए तुमसे। वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती उसको उतनी। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है रिसर्च में। कोई भी मोटिवेट तभी होता है जिसको उसको जो रिसर्च का मतलब ये था, अगर तुम्हें साइंटिस्ट बोलना है कि हाँ भाई तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर वहाँ के प्रोफेसर्स के ऊपर, पहली बात सरकार ये कर सकती है कि क्राइटेरिया जैसे कर दे कि क्वालिटी को मैटर करे, उनके प्रमोशंस में भी, प्रोफेसर्स के प्रमोशंस में क्वालिटी मैटर करे ना कि क्वांटिटी। हम्म। अगर मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एक अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था जॉब में, जब मैं पीएचडी खत्म कर रहा था, और मुझे वहाँ पे जॉब नहीं मिली कि उनको चाहिए थे 4 पेपर कम से कम, हमारा था एक। ओके, और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और हमने बोला कि हमारे पास तो पेपर भी नहीं है, पर हमने जो चीज़ें बनाई हुई हैं वो ऑनलाइन पढ़ी हैं, आप हम्म। जाके देख सकते हो। हमने वो थ्योरी वाला बहुत काम नहीं किया, सीधा बना के चीज़ें डाली हैं वहाँ पे, और इन्होंने सिर्फ वही देखा था और तो इन्होंने सीधा। आपको आपका कुछ भी ना पब्लिश हुआ पेपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दिख गया, और आपका काम उन्हें दिख गया, लेकिन इंडिया की एक स्टेट यूनिवर्सिटी को 4 पेपर चाहिए थे आपसे, क्या जो कि बच्चे, आपके पास नहीं थे। तो हम डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्योंकि हमारे आपको पास चार जाने दिया पेपर गया। नहीं। हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आपसे बात करके हमें खैर बहुत अच्छा लगा और काफी सारी चीजें समझ में आई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी समझ में आई होंगी। समय की सीमा होती है, नहीं तो हम आपसे काफी सारी बात करते। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू आयुष। आप साइंस वाला देख रहे हैं। हमने एक संजय राठी, डॉक्टर संजय राठी डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में है। हमने एक ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात की है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जो बात काम करती हैं, मार्शलिन। वो साइंस वाला के अगले एपिसोड में आप देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।